बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री और चैप्टर का नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। तो चलिए करते हैं चैप्टर की शुरुआत और देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया जल्दी से आप सिलेबस कंप्लीट करा दो ताकि हम रिवीजन कर पाए। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये तो मैं इस तरीके से करके वीडियो बना रहा हूँ, एक मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा, वन शॉट क्विक रिवीजन जिस नाम से जाना जाएगा। समझो कि मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर चैप्टर ओवर हो जाएगा, लेकिन वो कब आपको देखना है, पेपरों के, है ना, जब पेपर आप देने जाओगे उससे कुछ समय पहले देखना है ताकि आपको एक क्विक रिवीजन मिल पाए। तो अभी हम पूरे चैप्टर्स की बात करते हैं, तो चलिए करते हैं चीजों की शुरुआत। देखिए चैप्टर का नाम क्या लिखा है, मूल निवासियों का विस्थापन। इट मींस डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिजीनियस पीपल, यानी कि जो मूल निवासी इंडिजीनियस पीपल होते हैं उनका किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो करते हैं चीजों की शुरुआत और देखते हैं मूल निवासियों का विस्थापन। सबसे पहले आप ये समझिए कि मूल निवासी का मतलब क्या होता है। मूल निवासी का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति है जो किसी जगह पे, ठीक है, रह रहा हो, या वहां पे देखिए सबसे पहली चीज कि कोई ऐसा व्यक्ति जो जिस जगह पे रह रहा हो उसका जन्म वहां पे हुआ हो, उसके जो पेरेंट्स है वही वहां पे हो, यानी उनके जो पूर्वज है वो भी वहीं पे पैदा हुए हो, उसी को कहते हैं मूल निवासी। फॉर एग्जाम्पल के लिए सपोज करो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और दिल्ली में मैं बहुत टाइम से रह रहा हूँ, ठीक है, मेरे पिताजी का जन्म यही हुआ है, ठीक है, मेरे दादा का जन्म यही हुआ है, तो इस तरीके से मुझे कहा जा सकता है कि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, क्योंकि मेरे जो पूर्वज है वो भी यहीं के हैं। समझ में आ रही बात, मुझे क्या कहा जाएगा, मूल निवासी। ठीक है, तो ये तो चलो मैंने आपको बता दिया, लेकिन हालांकि ऐसा सही नहीं है क्योंकि हमारा जन्म है वो यूपी में हुआ था, वो तो दिल्ली दिल्ली में हम आए हैं और इस तरीके से, है ना, दिल्ली में ही पढ़ाई लिखाई 10वीं के बाद से स्टार्ट हुई थी, तो इस तरीके से। तो चलिए तो आपने क्या समझा, मूल निवासी का मतलब होता है कोई जो व्यक्ति है लंबे समय पर किसी मौजूदा स्थान पे रहते हुए आ रहा हो, उसका जन्म भी वहां पे हुआ हो और उसके जो पूर्वज हैं वो भी उन चीज से कनेक्टेड होते हैं, तो उसी को कहते हैं मूल निवासी। ठीक है, तो देखिए मूल निवासी कौन होते हैं। मूल निवासी वे लोग होते हैं जो किसी स्थान के सबसे पहले और प्राचीन निवासी माने जाते हैं और उनका अस्तित्व उस भूमि से कई सारे पीढ़ियों से जुड़ा हुआ हो, यानी कि कई सारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ हो, उसको हम कहते हैं मूल निवासी। विशेषताओं की बात कर लेते हैं भाई, उस क्षेत्र की प्राकृतिक जनजाति या फिर समुदाय, यानी कि किसी कोई क्षेत्र है वहां पर कोई भी ऐसी जाति प्रजाति है जो कि बहुत ही प्राचीन हो, तो ये इसकी विशेषताएं होती है, उनकी जो संस्कृति होती है, भाषा होती है, परंपराएं, ये सब चीजें उत्पन्न होती है। कोई व्यक्ति कहीं पे अगर रहता है तो जाहिर सी बात है अपनी संस्कृति अपनी परंपराएं इन चीजों को फैला कर रखता है, बना कर रखता है। अच्छा, उनका इतिहास उस क्षेत्र से काफी जुड़ा हुआ रहता है, बाहर से आकर लोग नहीं बसते। ये नहीं कि मतलब कोई दूसरा व्यक्ति जाके यहाँ पे बस गया तो ये भी वहां का मूल निवासी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, प्राकृतिक संसाधन व भूमि से उसका गहरा संबंध हो, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ही लंबे समय से उस जगह पे रहते हुए आ रहा है, तो इट मींस क्या हुआ कि प्राकृतिक संसाधन और जो भूमि के साथ उसका जो संबंध है वो काफी घनिष्ठ हुआ होता है, इसी को हम कहते हैं मूल निवासी। आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से आप इमेज देख सकते हो कि इस तरीके से ये इमेज है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। अच्छा हाँ, सबसे पहले आप मैप की बात कर लेते हैं। इस मैप में आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, ये चैप्टर ना बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो बस इस चीज को समझ के रखिएगा। जैसे कि आपको पता है ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है, सबसे पहले मैं अपना प्यारा देश इंडिया दिखा देता हूँ। देखिए ये है इंडिया, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए ये बात 18वीं सदी के आसपास की है। ठीक है, 18वीं सदी के आसपास क्या हुआ, बहुत ही तेजी से मतलब ये समझिए कि जो सिलसिला स्टार्ट हुआ ये 15वीं सदी से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, कि यहाँ के जो यूरोपीय जो लोग थे ना, यहाँ के जो यूरोपीय लोग थे, ये धीरे धीरे, सबसे पहले मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, है ना, आपको ग्रीन कर दो, ग्रीन नहीं व्हाइट कर देता हूँ, व्हाइट से समझ आया? अरे हाँ, व्हाइट से नजर आएगा। तो देखिए सबसे पहले यूरोप के जो लोग हैं ना, यूरोप के लोगों ने क्या किया, दूसरे दूसरे जगहों पे जाके बसना शुरू कर दिया, वहां के लोगों को, है ना, गुलाम बनाना शुरू कर दिया। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो यूरोप के जो लोग थे अलग अलग जगहों पे जाकर ये ना गुलामी मतलब गुलाम बनाना शुरू कर दिए, वहां के संसाधनों का यूज करना शुरू कर दिए। ठीक है, इस तरीके की चीजें हुई। तो हुआ क्या, देखिए इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि आखिर
जो यूरोप के जो लोग हैं ना, सर्वप्रथम जाके बसना कहाँ पे शुरू कर दिए, ये अमेरिका में जाके बसना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे रहने वाले पहले के मूल निवासी थे, यानी कि पहले के रहने वाले जो लोग थे, तो फिर ये जब यहाँ पे आए और आने के बाद इन्होंने संबंध बनाया, तो बनाने के बाद धीरे 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 कर करके ना उन पे कब्जा ही करना शुरू कर दिए, और इस तरीके से वहीं के लोगों के साथ पहले जुड़ना शुरू किए और फिर जाके आगे चल के गुलाम बना दिए। और यहाँ के जो लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जाकर यहाँ पे बसना शुरू कर दिए, और इसके बाद जो यहाँ के मूल निवासी थे, यहाँ पे जो पहले रहने वाले लोग थे, ये धीरे 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 कर करके उस जगह पर जाकर बसना शुरू कर दिए जहां पर उनका पहले से कोई नाता नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ पे रह रहा है और कोई दूसरा जो गुलाम मतलब कोई आ रहा है जो इनको गुलाम बना रहा है, तो वो कह रहा है कि भाई देखो आपको यहाँ नहीं रहना, आपको कहीं और रहना है। तो इनको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, इनको मजबूरी में उस जगह को छोड़ के जाना पड़ेगा, और इस वजह से धीरे 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 पीछे की तरफ खिसकते चले गए। अच्छा, यहाँ पर अब आप कहोगे कि आखिर मजबूरी में क्यों जाना पड़ेगा। देखिए भाई, ये लोग थे बहुत ही ज्यादा भोले भाले, और ये थे चतुर। चतुर लोग भोले भाले लोगों को बहुत ही इजीली बहका लेते थे। पहले तो इन्होंने घनिष्ठता वाले संबंध बनाए। जब घनिष्ठता वाले संबंध बनाए कि देखो हम आपस में भाई भाई हैं, इस तरीके का जो संबंध बनाए, लेकिन आगे चल के धीरे 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 ये इनको ही गुलाम बनाना शुरू कर दिया, और यहाँ से सामान भर भर कर यहाँ पे भेजना शुरू कर दिए, और इस तरीके से इनको पूरा कब्जे में ले लिया। इसको भी ले लिया, ये जो दक्षिण अमेरिका है इसको भी कब्जे में ले लिया। तो इस तरीके की चीजें थी। अच्छा, किसने कब्जा किया, जैसे स्पेन हो गया, जैसे पुर्तगाल हो गया, जैसे ब्रिटेन हो गया, जैसे फ्रांस हो गया, जैसे हाईलैंड हो गया, ये ऐसे वो देश थे जिन्होंने इनको गुलाम बनाया। अच्छा, इसके बाद क्या किया, इसके बाद इसको गुलाम बनाया, ऑस्ट्रेलिया को। अच्छा, इनके साथ तो कुछ ज्यादा ही कर दिए थे। क्या, इनकी ही जमीनों को ये कह दिया था टेरा न्यूलियस। क्या होता है टेरा न्यूलियस, टेरा न्यूलियस का मतलब होता है कि भाई तुम्हारी जमीन ऐसी जमीन है जो किसी की नहीं है, मतलब ये तुम्हारी जमीन नहीं है, ये सरकार की जमीन है। और सरकार किसका, यानी कि हम, ये जमीन सारी हमारी है। अच्छा, इन्होंने इनको टेरा न्यूलियस, इनकी जमीनों को टेरा न्यूलियस बोल दिया, और इनकी ही चीजों को इतिहास की किताबों में जगह नहीं दी। क्यों नहीं दी, क्योंकि इनको लगता था ना, इनको कि भाई हम बहुत ज्यादा चतुर है, स्मार्ट है, और यहाँ के जो लोग हैं ना बहुत ही ज्यादा वैसे हैं जिनको रहने का कोई तौर तरीका नहीं, कोई सभ्यता नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये इनको गुलाम बना लिया और उनकी ही जमीनों को टेरा न्यूलियस घोषित कर दिया, और दासों की तरह उनको जीवन जीने पे मजबूर कर दिया। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि आखिर ये किस तरीके से इन पे कब्जा किए, यहाँ के लोगों के साथ साथ संबंध कैसे स्थापित किए, और इनको किस तरीके से ये धीरे धीरे कर करके इनको पीछे आना पड़ा, किस तरीके से वो यहाँ पे पहुंचे, और आगे चल के किस तरीके से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को गुलाम बनाया। इन्हीं चीज के ऊपर ये अपना पूरा का पूरा चैप्टर है, आपको इजीली समझ में आएगा। समझ में आ रही बात। इस चैप्टर का नाम मूल निवासियों का विस्थापन इसीलिए रखा गया क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, मूल निवासी है, इनको मजबूरन यहाँ से लेकर यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा, मजबूरन दूसरी जगह पे जाना पड़ गया। जिनका जो बहुत समय से एक जगह पे रहते हुए आ रहे थे, उनको मजबूरी में एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ गया। इसी को हम कहते हैं मूल निवासियों का विस्थापन। अच्छा, एक चीज आप और भी पढ़ोगे इसमें, गोल्ड रश के बारे में, यानी कि ये वो जगह था जहां पे संसाधन गोल्ड ज्यादा मिल रहा था। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ से जो लोग हैं भाग भाग के यहाँ पे आते थे, क्योंकि आने की वजह क्या है, आने की वजह यही है, संसाधन यहाँ पे मिलता था, तो लोग जल्दी से जल्दी अमीर बनने के चक्कर में यहाँ से यहाँ पे आ जाते थे, और इस तरीके से इन्होंने इनको गुलाम बनाया, यहाँ के संसाधनों का यूज किया और वहीं पे बस गए। इस तरीके की चीजें हुई। समझ में आ रही बात। तो चलिए करते हैं, ये आई थिंक आपको समझ में आएगी, स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं मेन चीजों की। मेन क्या मतलब, अब स्टार्टिंग से विस्तार पूर्वक हम बात करेंगे। ठीक है, तो समझिए, देखिए क्या लिखा है, यूरोपीय लोग अमेरिका में क्यों जाकर बसना चाहते हैं। पहला ही क्वेश्चन कि जो यूरोपीय जो लोग थे, जो मैंने आपको बताया, वो अमेरिका में जाकर क्यों बसना चाहते थे। तो सबसे पहली चीज क्या लिखा है, नई भूमि और प्राकृतिक संसाधन पाने के लिए, कि अगर वो इस जगह को छोड़कर इस जगह पे आएंगे तो यहाँ पर नई भूमि मिलेगी जहां से उनका पहले से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन भी अच्छे खासे मिलेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे सोना और चांदी व्यापार से अधिक धन कमाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे सोना भी मिलता था अमेरिका में, चांदी भी मिलता था, तो ये चाहते थे कि यहाँ पे आ जाऊंगा ना तो मैं जल्द से जल्द अमीर बन जाऊंगा। आगे क्या हुआ, अच्छा एक कारण और था, यूरोप में ऐसा सिस्टम चलता था, यूरोप में जो सारी संपत्ति होती थी वो बड़े बेटों को दी जाती थी, छोटे को उसका उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता था। तो अब छोटे लोग क्या करेंगे, उनको भी तो अपनी जिंदगी चलानी है,
तो वो उस जगह को छोड़कर अमेरिका में चले जाते थे ताकि जल्द से जल्द अमीर बन पाए और रोजगार पा पाए और अपनी जिंदगी को चला पाए, क्योंकि उनको यूरोप में ठिकाना नहीं लग पा रहा था। तो क्या लिखा है कि यूरोप में छोटे बच्चे को संपत्ति का दावेदार नहीं माना जाता था, इसलिए वो पैसा कमाने के लिए अमेरिका चले जाते थे। अगला, धार्मिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रहोगे तो तरह तरह के जो यहाँ के धर्म है इसको फॉलो करोगे, लेकिन आप नई जगह पे जाओगे तो एक नया जगह मिलेगा, वहां पे जरूरी नहीं है कि वहां पे धर्म हो, आप अपने हिसाब से वहां पे रह सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्या लिखा है, यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक प्रतियोगिता के लिए। यहाँ के जो देश थे जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, ये सब चाहते थे कि हम कितने लोगों को गुलाम बना लें। तो होड़ थी, एक कंपटीशन था कि चलो मैं जाके कब्जा कर लूं, इसीलिए तरह तरह से ये दूसरे दूसरे जगहों पर जाके कब्जा करते थे। ठीक है, तो इस वजह से यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक प्रतियोगिता के कारण आगे यूरोप में जनसंख्या बढ़ने की वजह से बेरोजगारी थी, यानी कि यहाँ पर बेरोजगारी थी क्योंकि जिन लोगों की संख्या ज्यादा थी, तो इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, अमेरिका में चलते हैं या फिर किसी ऐसी जगह पे चलते हैं जहां पे ये चीजें हों। ठीक है, यानी जाके बच सकते हैं। नई जगहों की खोज तथा रोमांचक की इच्छा, यानी कि नई जगहों की ये खोज करते थे और इनका मानना था कि अगर नए नए जगहों पे जाएंगे तो हमें काफी अच्छा लगेगा, काफी इंजॉय हम कर पाएंगे, इस तरीके की चीजें कर पाएंगे। तो ये है यूरोपीय लोग किस तरीके से अमेरिका में जाके बसते थे या फिर क्यों बसते थे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्या लिखा है, सेटलर। सेटलर क्या होता है भाई, सेटलर क्या होता है, सेटलर का मतलब होता है आबादकार। क्या होता है मतलब आबादकार, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सेटलर का मतलब होता है आबादकार, जो ऐसे लोग थे जो कहीं और से आकर कहीं और जाकर सेट हो गए थे, बस गए थे, उसी को क्या कहते हैं, सेटलर ही तो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ही देख लो, जैसे कि मैंने बताया यूपी में हमारा जन्म हुआ लेकिन आके दिल्ली में रह गए, तो मतलब क्या हुआ, सेट हो गए, यहाँ पे आकर मैं सेट हो गया, मतलब सेटलर हो गया। ठीक है, तो क्या लिखा है, सेटलर यानी कि सेटलर। देखिए अर्थ क्या होता है, आबादकार, यानी जिसको कहा जाता है बसने वाला, वह व्यक्ति जो किसी नए क्षेत्र में जाकर स्थायी रूप से बस जाता है उसको सेटलर कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में यह शब्द, देखिए अब मैं आपको बताऊं, जो दक्षिण अफ्रीका है, जो नीचे आपने देखा जो दक्षिण अफ्रीका है, वहां पे जो शब्द है किसके लिए यूज किया गया था, डच के लिए यूज किया गया था। ठीक है, क्योंकि वो लोग वहां पे जाके बस गए थे। आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यह शब्द ब्रिटिश वासियों के लिए किया गया था, क्योंकि ब्रिटेन से जो लोग थे वो जाकर आयरलैंड में बस गए थे, न्यूजीलैंड में बस गए थे, ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गए थे। अच्छा आगे, अमेरिका में ये शब्द सेटलर शब्द किसके लिए यूज किया गया था, मैंने बताया यूरोपीय लोगों के लिए यूज किया गया था, क्योंकि यूरोप के लोग जाके अमेरिका में बस गए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका में ये वर्ड डच के लिए यूज किया गया था, इसके अलावा आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में जो सेटलर शब्द का इस्तेमाल किया गया था ये ब्रिटिश के लिए इस्तेमाल किया गया था, और अमेरिका में जो ये शब्द इस्तेमाल किया गया था यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया था, और इसी वजह से वो वहां पे जाकर क्या कर सकते थे, बस सकते थे, नई बस्तियां बसा सकते थे। आप देख सकते हो कि इस तरीके से इमेज में पानियों के रास्ते इतनी बड़ी बड़ी जहाजें लेके आते थे और वहीं पे ये बस जाते थे। तो इस प्रकार की चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आगे हम समझते हैं बेमपुल बेल्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, बेमपुल बेल्ट। अच्छा ये बेमपुल बेल्ट क्या है, तो देखिए जब एक कबीला दूसरे कबीले के साथ संबंध स्थापित करता था, जब एक कबीला दूसरे कबीले के साथ संबंध स्थापित करता था, तो उस संबंध की वजह से आपस में कुछ लेन देन करते थे। जैसे एक होता नहीं है, जब एक दोस्त दूसरे दोस्त को जब बनाता है तो फ्रेंडशिप डे पे फ्रेंडशिप बैंड देता है ना, बैंड जो इसको हाथों में पहनता है। इस तरीके से ये लोग बेमपुल बेल्ट देते थे जो कि सिप्पियों से बनी हुई होती थी, तो बेल्ट का आदान प्रदान करते थे, इसी को हम बेम्पुम बेल्ट के नाम से जानते हैं। तो देखिए बेम्पुम बेल्ट रंगीन सिप्पियों यानी कि बीट से बनाया जाता था, आपस में सिलकर इस चीज को बनाया जाने वाला एक प्रकार का बेल्ट था। यह केवल सजावट का सामान नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक प्रकार का माध्यम भी था, और किसी समझौते के बाद इसे स्थायी कबीलों के बीच में आदान प्रदान किया जाता था, और इससे उसका जो सौहार्द का मतलब होता है एक तरीके से मित्रतापूर्ण जो चीजें हैं, ठीक है, जो संबंध है ये काफी मजबूत होते थे। इसी वजह से ये बेमपुल बेल्ट आपस में लेन देन के काम आता था। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे समझते हैं। ओ अच्छा, अब देखिए ये इसमें मैं क्या आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से फ्री में पीडीएफ मिल सकता है। ठीक है, फ्री में पीडीएफ देखने को मिल सकता है कहाँ पे, ठीक है, विकास स्टडी पॉइंट के ऐप से। तो
तो आपको क्या करना है, विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कहां से? प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। और उसके बाद उस पर एक वेरिफिकेशन आता है, फोन नंबर से आप वेरिफिकेशन कर लेना, ठीक है। जैसे ही आप ये चीज कर लोगे और जैसे ही इस चीज को ओपन करोगे, तो ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो नोट्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जैसे नोट्स के प्राइजेस लिखे हुए हैं, तो प्राइस पे आपको ध्यान नहीं देना है। सिंपल सा क्या करना है, आपको जाना है स्टोर में, है ना। कहाँ जाओगे? स्टोर में। स्टोर पे क्लिक करोगे, इस तरीके से कोर्सेज आपके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कोर्स ढूंढ लेना है। देखिए 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, साइंस का, आर्ट्स का, कॉमर्स का, हर टाइप्स के नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, स्टोर पे क्लिक करना है, आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद फॉर एग्जांपल आपको कोई नोट्स चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे पॉलिटिकल साइंस का नोट्स चाहिए, आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको पढ़ना है तो आप अबाउट कोर्स के बारे में पढ़ सकते हो, किसमें क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके की चीजें हैं, ठीक है। ये ओवरव्यू है। और इसके साथ साथ आपके इसके बगल में क्या लिखा है, कंटेंट। तो आपको क्या करना है, कंटेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप कंटेंट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरीके के सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट्स के बाद आपको किसी एक पे जो भी चीज चाहिए, जैसे पोल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, इस तरीके का है, तो आप किसी एक पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप किसी एक पे क्लिक करते हैं, ठीक है, उस तरीके से ऐसे चैप्टर्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे पोल साइंस का खुला हुआ है, तो ऐसे चैप्टर्स आ जाएंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके नोट्स देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही इजी स्टेप है, इजी स्टेप के माध्यम से चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऐसा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये तो हो गया फ्री में नोट्स, किसका? सारे सब्जेक्ट होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि भैया मैं ना इसका पीडीएफ चाहता हूँ और पीडीएफ में प्रिंट आउट करवा लूं। और मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि बच्चे कैसे प्रिंट आउट करवाते हैं, ठीक है। देखिए आपको नजर आ रहे हैं, इस तरीके से बच्चे इस चीज का प्रिंट आउट कराते हैं और प्रिंट आउट करने के बाद स्टडी कर पाते हैं ना, अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इस तरीके से प्रिंट आउट कराना है, आप देश के किसी भी कोने में हो, ठीक है, आप हर जगह पे इस तरीके से नोट्स प्रिंट आउट करवा सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ से आपको पीडीएफ ले लेना है, ठीक है। पीडीएफ कैसे मिलेगा? पहली बात मैं बता दूं आपको कि ये जो चीज है, आप इसको स्क्रीनशॉट लोगे बिल्कुल नहीं होगा, डाउनलोड करोगे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे सारी चीज की रिस्ट्रिक्शन लगी है। देखिए हम भी नोट्स बनाते हैं तो हमें भी मेहनत लगता है। आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी मेहनत लग रहा है, सारी चीज कर रहा हूँ, मुझे भी मेहनत लग रहा है। और आपके व्यूज के वजह से, आप देखिए व्यूज, देखिए कितने व्यूज आते हैं, ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि हमें भी तो कुछ काम करना पड़ेगा ना। तो ऐसे में जो नोट्स है ना, ये पेड है। तो आपको अगर देख के लिखना है तो सारी चीजें फ्री, आप देख देख के लिख सकते हो। लेकिन आप चाहते हो इसका पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बाई नाउ का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए ये सारे सब्जेक्टों के नोट्स है ना, देखिए पोल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, इसी वजह से इतना प्राइस है। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 49 रुपीज का प्राइस होता है। अगर आप कोई एक सब्जेक्ट लेते हो ना, तो आपको 49 रुपीज देना पड़ेगा। आपको बाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे बाई नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है, वैसे ही ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट करने का। जैसे पेमेंट करोगे, पीडीएफ आप में आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, इस तरीके से कोई भी अगर चीज में दिक्कत आती है, 7011912793 पे मैसेज कर लेंगे। अगर पीडीएफ आपको रिसीव नहीं होता है तो भी आप मैसेज कर लेंगे और आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैसेज कीजिएगा। तो पीडीएफ आपको चाहिए तो 49 रुपीज पर सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए, आप देख देख के लिख सकते हो, तो बाकी सारी चीजें फ्री है, आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो। और एक चीज में और, कि अगर आप हमारे विकास स्टडी पॉइंट के एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो या फिर चैनल से पढ़ रहे हो, तो फीडबैक देना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी एक अच्छा लगता है ना। ये चीजें हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। और रिव्यू देना मत भूलिएगा हमारे एप्लीकेशन पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आगे समझते हैं। देखिए ये देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पेन और पुर्तगाल का प्रवास। स्पेन और पुर्तगाल का प्रवास का मतलब क्या होता है? प्रवास यानी कि स्पेन और पुर्तगाल के लोग जो है 18वीं शताब्दी में अमेरिका के अन्य अन्य क्षेत्रों में बसने लगे थे। प्रवास का मतलब होता है एक जगह को छोड़ना और दूसरी जगह पे चले जाना। तो जो यूरोप और स्पेन के जो लोग थे ना, मतलब स्पेन और पुर्तगाल के जो लोग थे, 18वीं शताब्दी में क्या किए, इन्होंने अमेरिका के अन्य क्षेत्रों में जाकर बसना शुरू कर दिए। धीरे धीरे यह धीरे धीरे मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इलाकों में जाकर यूरोप लोग धीरे धीरे बस गए थे। यानी कि अप्रवासी लोग पहुंचे थे। उनके आगमन की वजह से उनकी जो बसावट थी, इस प्रकार से
इस प्रक्रिया ने वहां के मूल निवासियों को अपने पारंपरिक क्षेत्रों से हटाने पर मजबूर कर दिया। मतलब जब ये लोग आकर वहां पे बस गए ना, तो धीरे धीरे उनको शिफ्ट होना पड़ गया कहीं और। यानी कि पहले यहाँ पे मूल निवासी रहते थे, लेकिन ये लोग आके जब बस गए तो इनको शिफ्ट होना पड़ा, इस जगह पे शिफ्ट हो जाना पड़ा। इसी को कहते हैं मूल निवासियों का विस्थापन। और आप देख सकते हो इस तरीके से नाव में भर भर के ये लोग आया करते थे। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है, अमेरिका के मूल निवासी को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। दूसरे नंबर पे नए इलाकों में जाकर विस्थापित होना पड़ा। कई जगहों पर उन्हें सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ा। जैसे अगर मैं कहूं कि सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले जैसे स्पेन और पुर्तगाल जो के लोग जो थे, ठीक है, 1492 में आए थे, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं आए थे। लेकिन बाद में आगे चल के ब्रिटेन, फ्रांस, हाईलैंड इत्यादि जो लोग हैं, ये 17वीं शताब्दी में बहुत ही तेजी से बसने शुरू कर दिए। और इसी वजह से हम कहते हैं कि 17वीं 18वीं शताब्दी में अमेरिका के बहुत सारे जो लोग अमेरिका के क्षेत्रों में बहुत सारे जो यूरोपीय लोग हैं वो आकर बसना शुरू कर दिए थे। इस तरीके से आप इमेज में देख सकते हो। तो यही लिखा है, स्पेन और पुर्तगाल का प्रवास, वो एक जगह से दूसरी जगह पे गए और इसकी वजह से अमेरिका के लोगों को विस्थापित होना पड़ गया। अगला आता है टॉपिक हमारे सामने कि पश्चिमी यूरोप के लोगों को अमेरिका के मूल निवासी असभ्य क्यों लगते थे। अब देखिए वो आ तो गए, लेकिन अमेरिका के जो लोग हैं ना, उनको असभ्य लगते थे। क्यों लगते थे? क्योंकि अमेरिका के लोगों को रहने का कोई तौर तरीका नहीं था, या इस तरीके से आप समझ सकते हो सभ्यता नहीं थी। क्योंकि ब्रिटेन के लोग बहुत ही यहाँ के यूरोप के जो लोग थे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, खासकर है ना रहने में और इस तरीके से। तो उनको ना ऐसा लगता था कि अमेरिका में जो रह रहे लोग हैं ना उस समय के, वो अच्छे नहीं है, या फिर उनको रहने का कोई तौर तरीका नहीं है। इसी वजह से उनको असभ्य, अनसिविलाइज्ड लगते थे। तो देखिए क्या लिखा है, अमेरिका के मूल निवासियों का जो जीवन शैली है, यानी कि रहन सहन है, जो कि पश्चिमी यूरोप के लोगों से बिल्कुल ही भिन्न था। उनका अलग था और उनका अलग था। आगे, वे मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थे। यानी कि अमेरिका के जो लोग थे वो मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थे। उनकी कोई भी लिखित शिक्षित या फिर यानी कि लिखित शिक्षा या फिर औपनिवेशिक संस्था नहीं थी। यानी कि कोई भी औपनिवेशिक संस्था नहीं, कहीं वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे। और उनकी सामाजिक जो प्रथाएं थी यूरोपीय आदर्शों से बिल्कुल अलग थी, यानी कि बिल्कुल ही भिन्न थी। यूरोप के लोग अलग तरीके से जिंदगी जीते थे, अमेरिका के लोग अलग तरीके से जिंदगी जीते थे। इस कारण से पश्चिमी यूरोप के लोगों को अमेरिका के जो लोग हैं वो असभ्य लगते थे और पिछड़ा हुआ लगते थे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है, रेड इंडियन क्या है ना। रेड इंडियन कई बार एक नंबर में आ जाता है। रेड इंडियन क्या है? रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी को कहा जाता था। और ये कौन से मूल निवासियों को कहा जाता था? यह 500 स्वतंत्र कबीले हुआ करते थे, उन समूहों का नाम हुआ करता था जो अमेरिकी सरकार के संधि के अंतर्गत आरक्षित इलाकों में रहते थे, उनको कहा जाता था। यूरोपियों के अमेरिका आने से पहले जो लोग इस महाद्वीप में रहते थे उनको ही रेड इंडियन या फिर नेटिव इंडियन के नाम से जाना जाता था। जैसे अमेरिका ही है, अमेरिका में रह रहे जो पहले के लोग हैं इन्हीं को रेड इंडियन कहते थे। रेड इंडियन इसलिए क्योंकि इनका भी जो शरीर है ना ये गेहूं होता था, मतलब जैसे गेहूं की तरह होता था, हमारे तरह ही होता था। तो इसी वजह से इनको रेड इंडियन कहा जाता था। अच्छा, आगे चल के यूरोप के जो लोग हैं वो आके यहाँ पे बसना शुरू कर दिए। अब यूरोप के लोगों को रेड इंडियन नहीं कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि वो दूसरे जगह से आके बसे हुए हैं। तो ऐसे लोग जो पहले से यहाँ पे रह रहे हो, उनका जो शरीर का कलर है वो डिफरेंट हुआ करता था, उन्हीं लोगों को रेड इंडियन कहा जाता था। इस वजह से यहाँ पे कहा गया कि जो 500 स्वतंत्र कबीले थे जिसको आरक्षित किया गया था, उन्हीं को रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्या लिखा है कि टेरा न्यूलियस क्या है। तो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से यूरोप के लोग अमेरिका में जाके कब्जा कर लिए थे, उसी तरीके से उन्होंने कब्जा और कहां किया था? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में कब्जा करने के बाद उनकी ही जमीनों को टेरा न्यूलियस घोषित कर दिया। यानी कि ये तुम्हारी जमीन नहीं है, ये किसकी जमीन है? सरकार की जमीन है। और सरकार की जमीन को हम टेरा न्यूलियस बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है कि टेरा न्यूलियस का अर्थ होता है कोई भी मालिक नहीं वाली जमीन, मतलब जिस चीज का कोई भी मालिक नहीं होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि जहां पे आपने देखा होगा पार्क का मालिक कौन है? कोई मालिक नहीं। कौन मालिक है? सरकार मालिक है। तो ऐसी जमीन जिसका कोई भी मालिक नहीं होता है, मालिक कौन होता है? वहां पे रूल करने वाले लोग। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे रूल कौन कर रहा था? ब्रिटेन के लोग रूल कर रहे थे। इसी वजह से ये कहा गया कि ये तुम्हारी जमीन नहीं है, ये ब्रिटेन की जमीनें हैं। इसी को टेरा न्यूलियस बोल दिया गया।
तो टेरा न्यूलेस का अर्थ होता है कोई भी मालिक नहीं वाली जमीन, यानी कि सरकार ने ऑस्ट्रेलिया की जमीनों को टेरा न्यूलेस कह दिया था, यानी कि एक ऐसी जमीन जो किसी की भी ना हो। ठीक है, आगे बात करते हैं एबोरिजिनीज। एबोरिजिनीज क्या है? देखिए, एबोरिजिनीज का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के शुरुआती मनुष्य या फिर आदिमानव, जो कि एबोरिजिनीज कहा जाता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में स्टार्टिंग से रह रहे जो लोग थे ना, इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते थे, इसी को एबोरिजिनीज कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ओरल हिस्ट्री किसको कहते हैं? तो ऐसी हिस्ट्री जो ओरली हो, मतलब मुंह से जो बोली जाती हो। तो क्या लिखा है? ओरल हिस्ट्री का अर्थ है इतिहास को मौखिक रूप से सुनना या फिर रिकॉर्ड करना। यह वह तरीका था जिसमें लोग अपनी यादों को, अपनी अनुभवों को, अपनी कथाओं के माध्यम से इतिहास का साझा करते हैं। ठीक है, यानी कि एक ओरल हिस्ट्री ऐसा जिसमें मौखिक रूप से किसी भी चीज को बोलना या फिर सुनना शामिल होता है, और इसी तरीके से इस चीजों को रिकॉर्ड करके रखा जाता है, उनके अनुभवों को, उनको यादों को, उनकी कथाओं को ओरल में रखा जाता है, इसी वजह से इसको ओरल हिस्ट्री कहते हैं। तो टेरा न्यूलेस जो किसी की जमीन ना हो, एबोरिजिनी ऑस्ट्रेलिया में जो मूल निवासी थे उनको कहा जाता था, ओरल हिस्ट्री जो बोली जाती थी, ठीक है, बोल के या उसको रिकॉर्ड कर ली जाती थी, उसको कहा जाता है टेरा न्यूलेस। ठीक है, आगे समझते हैं कैनबरा क्या है। कैनबरा आप देख सकते हो, इसको कैनबरा कहा जाता है। तो कैनबरा क्या है? 1911 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, जिसका नाम है बुल व्हीट गोल्ड, बनाने की सुझाव दिया गया था। अंततः उसका जो नाम है, लास्ट में उसका जो नाम है क्या रखा गया? कैनबरा रखा गया, जो कि एक स्थायी शब्द कैमर से बना हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है सभा स्थल, यानी कि एक ऐसा जगह जहाँ पे सभा स्थल है, जहाँ पे बैठ के बातचीत होती है, और इसी को राजधानी के रूप में जाना गया। तो हम कह सकते हैं कैनबरा जो है, स्टार्टिंग में इसको बुल व्हीट गोल्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन आगे चल के इसको कैनबरा के नाम से जाना गया। ठीक है, आगे समझिए, उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में रिजर्वेशन का क्या तात्पर्य है? रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? रिजर्व कर देना। क्या कर देना? रिजर्व कर देना। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं ये है अमेरिका और ये है यूरोप। यूरोप से जो लोग हैं वो अमेरिका में जाके बस गए। अब अमेरिका के लोग पहले तो यहाँ रहते थे, है ना, यहाँ पे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जैसे ही लोग आकर यहाँ पे बसना शुरू कर देते हैं, जैसे ही लोग यहाँ पे आकर बसना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे इसको कब्जे में ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ के जो लोग थे इनको मजबूरी में पीछे जाना पड़ गया, यहाँ पे जाना पड़ गया। तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया? इनको गुलाम बना लिया। गुलाम बनाने के बाद इन्होंने कहा कि हम आपकी जमीनों को अब रिजर्व कर देते हैं आपके लिए, कि ये आपके लिए जमीन रिजर्व कर दी जाती है, यहाँ से आपको कोई नहीं हटा सकता। इट मींस जैसे ट्रेन में सीटें रिजर्व कर दी जाती है ना, कि सीट तुम्हारी है, इसी तरीके से इनकी जमीनों को रिजर्व कर दिया गया। तो क्या लिखा है? रिजर्वेशन ऐसा छोटे इलाके होते थे जिसमें अमेरिका के मूल निवासी यानी कि नेटिव पीपल को सीमित कर दिया गया था, यानी कि रिजर्व कर दिया गया था, इससे कहीं बाहर आपको नहीं जाना है। ये जमीनें अक्सर ऐसी थी जिनके साथ उनका पहले से कोई संबंध नहीं होता था। जैसे मैं कहूँ कि ये लोग रहने वाले कहाँ के थे? यहाँ के रहने वाले थे ना, लेकिन मजबूरी में इनको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा। अब ये तो लोग यहाँ पे रहते थे, इन जमीनों से इनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी मजबूरी में ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे चले गए। इसी वजह से यह कहा जाता है कि इनका इन जमीनों से कोई लेना देना नहीं होता था, लेकिन मजबूरी में इनको आके यहाँ पे बस जाना पड़ता था। मूल निवासियों को इन इलाकों में बसाया गया था ताकि उन्हें यूरोपीय, ठीक है, बसावट से दूर रखा जा सके, क्योंकि यूरोपीय लोग चाहते थे कि अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो इनकी जो बसावट है ये दूर रहे, क्योंकि ये लोग इनको असभ्य मानते थे। ठीक है, तो इस तरीके से रिजर्वेशन का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा जगह जिसको रिजर्व कर दिया जाता था वहां के नेटिव पीपल के लिए, ताकि यूरोपीय लोग अलग रह सके और अपने आप को उस तरीके से दिखा सके। अब देखिए, उत्तरी अमेरिका के जो लोग थे उनकी जीवन शैली कैसी थी, उनका जो जीवन है किस तरीके से चलता था, उनका जीवन का तौर तरीका क्या था। तो देखिए, गांव में समूह बनाकर ये रहा करते थे। कैसे रहते थे? गांव में जो है एक प्रकार का समूह बना के रहते थे। ठीक है, और अक्सर नदी घाटियों के पास रहते थे, नदियों के बगल में रहते थे। मछली, मांस, जंगली पशुओं का सेवन करते थे। मक्का तथा अन्य सब्जियां इत्यादि उगाया करते थे। शिकार के लिए लंबी यात्राएं भी किया करते थे। घास के मैदान में घूमते थे। जंगली भैंसों का शिकार करते थे। कैसे? जंगली भैंसों का शिकार करते थे। केवल उतने ही जानवरों को मारते थे जितने की उनको भोजन की जरूरत होते थे, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये नेचर से प्यार करते थे। ये कहते थे संतुलन हमें बना कर रखना है, अगर हम संतुलन बना कर रखेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होएगा, लेकिन जहां पे हमने संतुलन के साथ छेड़छाड़ किया, समझो कि ये नुकसान हमारे लिए हो जाएगा। इसी वजह से ये उतने ही जानवरों को मारते थे जितने की जरूरत होती थी। कुशल कारीगर थे, जैसे अच्छे अच्छे कपड़े बना लेते थे,
बर्तन बना लेते थे, आभूषण बना लेते थे। उनकी जो कला है और जो शिल्प में जो उनकी संस्कृति तथा धार्मिक महत्व तो बहुत ज्यादा थी। ठीक है, प्राकृतिक तथा संसाधनों के साथ सामंजस्य के साथ जीवन गुजारते थे। सामंजस्य का मतलब होता है एक तरीके से बैलेंस बनाकर, प्रकृति के साथ वो बैलेंस बना के करते थे। अच्छा, आगे एक चीज आप और भी पढ़ोगे कि जो यूरोपीय लोग थे वो तरह तरह की चीजें करते थे, जैसे यहाँ के जंगली जो भैंसे थे उसको जानबूझ के मारते थे ताकि उसका जो खाल है उस चीज को बेचा जा सके। तो यहाँ के जो लोग थे ना, यानी कि उत्तरी अमेरिका के लोग थे, वो बहुत ही ज्यादा दुखी होते थे कि ऐसे कैसे तुम बेच देते हो यहाँ से ले जाकर, क्योंकि उनका मानना यह था कि अगर हम संतुलन नहीं बना के रखेंगे ना तो दिक्कतें हमें ही होंगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर हमने जानवरों का शिकार ज्यादा किया तो कल की डेट में जानवर भी हमसे बदला लेंगे। इसी वजह से ये लोग मेंटेन करके चलते थे, जबकि यूरोपीय लोग लालची थे, तो लालच की वजह से वो सारी चीजें करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है, अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर क्या थे। देखिए फ्रंटियर का मतलब क्या होता है, फ्रंटियर का मतलब होता है वो भूमि जिस पे हम कब्जा कर सकते हैं, जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए ये अमेरिका है, ये यूरोप है। यूरोप से आने वाले जो लोग हैं यहाँ पे आके बसना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे पहले से जो लोग बसे हुए हैं, यहाँ पे पहले से जो लोग बसे हुए हैं, अब इनको तुम क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, इधर इधर ऐसे ऐसे करके पीछे कर रहे हो, तो ये पीछे होते चले जाएंगे। ठीक है, अब आके यहाँ पे तुम बसना शुरू कर दिया, धीरे 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 तुम यहाँ पे बस गए, इन लोगों को तुमने यहाँ यहाँ कर दिया। ठीक है, अच्छा, और आबादी यहाँ से अगर आने लगेगी तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, इनको और पीछे करना पड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान ये भी रखना है कि इसके क्या बगल में जमीन है, नहीं, क्यों, ये सारे पानी वाला जगह है। ठीक है, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो आप खुद देखिए कि ये वो जमीन है जहां पर कब्जा नहीं किया जा सकता है ना। देखिए एक बार ध्यान से देखिएगा, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। हाँ, देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे यूरोप के जो लोग हैं यहाँ से उठे और यहाँ पे आके बसना शुरू कर दिए, अब धीरे 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 यहाँ तक बस गए, इन लोगों को पीछे पीछे शिफ्ट कर दिया। अब ये पीछे तो शिफ्ट हो गए, लेकिन अब क्या ये इससे आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्यों, ये तो पानी है ना यार। तो इसका मतलब क्या होगा कि फ्रंटियर वो सीमा है जिस पे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वो जगह नहीं जिस पे हम कंट्रोल ही ना कर पाए। जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी में थोड़ी तुम जमीन बसा सकते हो या फिर रह सकते हो, थोड़ी ना हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक समय धीरे धीरे करते करते आपका जो फ्रंटियर है जहां पे आप कब्जा कर सकते थे, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी को कहा जाता है फ्रंटियर। क्या कहा जाता था, फ्रंटियर। तो अब जल्दी से देख लेते हैं फ्रंटियर के बारे में। कैनबरा जीवन शैली फ्रंटियर, हाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा है, अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने थे। अमेरिकियों की प्रारंभिक बस्तियां कहाँ थी, पूर्व में थी। जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में पूर्व में यहाँ पे बस्तियां बसाई गई थी। पश्चिम का जो क्षेत्र था तब उनका कोई लेना देना नहीं था, पश्चिम के क्षेत्रों से कोई लेना देना नहीं था। समय के साथ अमेरिका पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, यानी कि धीरे 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 इनको शिफ्ट होना पड़ गया, क्योंकि सामने से वो बंदे जो थे वो शिफ्ट करना चाहते थे आगे। उनके राज्यों की जो सीमा यानी कि जो फ्रंटियर थी, धीरे धीरे कहाँ खिसकती चली गई, पश्चिम में। पहले यहाँ पे रहते थे, अब धीरे 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 पीछे शिफ्ट होते चले गए। अच्छा, फ्रंटियर क्या है, फ्रंटियर उस भूमि या फिर उस सीमा को कहते हैं जिस पर किसी देश का कंट्रोल नहीं था या अधिकार स्थापित नहीं किया जा सकता था। ठीक है, 1892 तक संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार पूरा हो चुका था, पश्चिमी सीमा तक वो पहुंच गए थे, यानी कि धीरे धीरे करके यहाँ तक पूरा बस गए थे। अब इससे पीछे नहीं बच सकते थे क्योंकि यहाँ पे सारा पानी था। ठीक है, अमेरिका की पूर्वी में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर होने के कारण अब और भूमि का विस्तार नहीं हो सकता था। ठीक है, और भूमि का विस्तार नहीं किया जा सकता था या उपलब्ध नहीं था, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब फ्रंटियर है, फ्रंटियर धीरे धीरे क्या हो गया था, खत्म हो गया था। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे अगर पूरा बस जाओगे, यहाँ पे पूरा बस गए, तो क्या आप आगे पानी में बस पाओगे, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका फ्रंटियर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यानी कि फ्रंटियर हम उस सीमा को कहते हैं जहां पे पहले से किसी का कंट्रोल नहीं है, आप वहां पे कंट्रोल करते हो, ठीक है, और अपनी सीमा को बढ़ाते हो, उसी को हम फ्रंटियर के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से ये फ्रंटियर है। ठीक है, चलिए आप, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, पार्ट नंबर जो 1 है, ये आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में हम चीजों को कर लेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होगी। बहुत ही इजी चैप्टर है, बस एक बार ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, चैनल पे नए हो तो भाई देखो लाइक कर दो, फटाक से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पेपर के लिए तैयार हो जाओ। 1 शॉट वीडियो देखने को मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।